प्यारे बच्चों, आपका द कंप्लीट एजुकेशन पॉइंट में स्वागत है और आशा करते हैं कि आप लोग खुश होंगे, मस्त होंगे और आशा कर रहे हूँ कि आज केमिस्ट्री में क्या सर लाएंगे। तो आज देखिए, आज का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपका बलगतिकी के अंतर्गत। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ए बी का परिवर्तन द्वितीयक कोटि की अभिक्रिया है। यदि ए का सांद्रण दुगुना कर दिया जाए तो प्रतिक्रिया की दर निम्नलिखित में कौन सा गुणक बढ़ता है। ऑप्शन है 1/4, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी 1/2, ऑप्शन डी है 4। तो हम बता दें प्यारे बच्चों की पहला नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, इसका ऑप्शन डी सही होगा। तो गुणक जो होगा 4 गुना बढ़ जाएगा। और अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो अगला क्वेश्चन है, अधिकांश प्रतिक्रियाओं के लिए ताप गुणक निम्नलिखित में से किसके बीच होता है। ए है 1 एवं 3 के बीच, बी है 2 एवं 3 के बीच, सी है 1 व 4 के बीच, डी है 2 एवं 4 के बीच। तो हम बता दें, डी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, इसका ऑप्शन बी होगा। इस प्रकार आप जान गए अधिकांश प्रतिक्रियाओं के लिए ताप गुणक 2 एवं 3 के बीच होता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, मतलब कि चौथा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन में ग्राफ है तो ग्राफ इस पर नहीं हो सकता है, इसलिए चौथा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन फेरिक हाइड्रोक्साइड के कोलाइडी विलयन के स्कंदन में सबसे अधिक प्रभावी होता है। तो पहले फेरिक हाइड्रोक्साइड का आप सूत्र जान लो, FeOH थ्रायस होता है। इसी के कोलाइडी स्कंदन के लिए कह रहा है कि KOCl, बी है KNO3, सी है K2SO4, डी है K3FeCN6। इसको कहेंगे पोटेशियम फेरिक साइनाइड। क्या कहेंगे? पोटेशियम फेरिक साइनाइड। तो इस प्रकार चौथे का ऑप्शन जो होगा डी सही होगा। इसका मतलब सी भी नहीं सही है, बी भी नहीं सही है, ए भी नहीं सही है, ऑप्शन डी सही होगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो जल में H2 गैस प्लस Cl2 गैस कंपाउंड बनेगा 2HCl। सूर्य के प्रकाश में अभिक्रिया की कोटि होगी। तो ए है अभिक्रिया की कोटि 3 बता रहा है, बी ऑप्शन में अभिक्रिया की कोटि 2 बता रहा है, सी में अभिक्रिया की कोटि 1 बता रहा है और डी में अभिक्रिया की कोटि जो है 0 बता रहा है। तो हम बता दें कि ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। तो इस अभिक्रिया की कोटि जो होगी 0 होगी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक इलेक्ट्रोड का ऑक्सीकरण विभव 0.76 वोल्ट है। इसका आवरण विभव क्या होगा? ए ऑप्शन में दिया है 2 × 10⁻0.76 वोल्ट, बी दिया है 0.76/2 वोल्ट, ऑप्शन सी दिया है -0.76 वोल्ट। इनमें से कोई नहीं। तो हम बता दें इसका उत्तर जो होगा ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, डी नहीं होगा, इसका ऑप्शन सी सही होगा। तो इस प्रकार -0.76 वोल्ट होगा आवरण विभव। अब हम देखते हैं 7th क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम के मानक ऑक्सीकरण विभव क्रमशः दिए हैं। तो मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण विभव +2.37 है और एल्युमिनियम का ऑक्सीकरण विभव 1.66 वोल्ट है। अतः रासायनिक अभिक्रिया में मैग्नीशियम क्या करेगा? Al द्वारा विस्थापित होगा, Al को विस्थापित करेगा, Al को विस्थापित नहीं करेगा। इनमें से कोई नहीं। तो हम बता दें कि यह ए नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा, इसका ऑप्शन बी होगा।
इसका अर्थ यह हुआ कि मैग्नीशियम जो है एल्युमिनियम को विस्थापित करेगा। इसका अर्थ यह हुआ जिस तत्व का ऑक्सीकरण संख्या अधिक होता है वह अपने से कम ऑक्सीकरण संख्या वाले तत्व को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। वैसे भी हम जानते हैं मैग्नीशियम जो होता है एल्युमिनियम से ज़्यादा क्रियाशील है, तो जो अधिक क्रियाशील होता है वो अपने से कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि अभिक्रिया A+B+C इक्वल टू प्रोडक्ट की दर dA/dt। यह दिया है के ए का सांद्रण फिन 1, बी के सांद्रण 1/2, सी के सांद्रण पर घात 1/2 के द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो इस अभिक्रिया की कोटि कैसे होगी, तो अभिक्रिया की कोटि उनके घातों को जोड़कर ज्ञात करते हैं। तो 1-1/2 1/2 जोड़ेंगे तो 2 आएगा। इस प्रकार इसका ऑप्शन ए नहीं सही होगा, सी नहीं सही होगा, डी नहीं सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा। अब इस अभिक्रिया की कोटि जो होगी 2 आएगी। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई है। तो यह प्रति इनवर्स होता है या टाइम इनवर्स होता है, ए ही सही है। इस प्रकार बी भी गलत है, सी भी गलत है, डी भी गलत है। इसका मतलब ऑप्शन ए सही है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है KMnO4 अवकृत होता है K2MnO4 के उदासीन माध्यम में, बी दिया है MnO2 के उदासीन माध्यम में, सी दिया है MnO2 के अम्लीय माध्यम में, इसके आगे दिया है सी MnO2 के अम्लीय माध्यम में, डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए हम बता दें कि ए भी सही नहीं है, सी भी नहीं सही है, डी भी नहीं सही है। इसका ऑप्शन बी सही होगा। इसका मतलब यह है MnO2 माध्यम में उदासीन माध्यम में होता है, के उनका अवकृत MnO2 के उदासीन माध्यम। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, प्रथम कोटि प्रतिक्रिया के 99.9% पूर्ण होने के लिए कितनी औसत आयु की आवश्यकता होती है। तो इसका ऑप्शन हम देखेंगे तो दिया है ए 2.31, बी दिया है 6.93, सी दिया है 9.23 और डी दिया है अनंत। तो 11वां क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। इस प्रकार ए गलत होगा, सी गलत होगा, डी गलत होगा। और तो इसका मतलब हुआ अभिक्रिया की जो औसत आयु होगी 6.93 होगी। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है K4FeCN6 में Fe के प्रसंस्करण है। तो यह दिया है sp3, dsp3, d2sp3, dsp2। तो इस बार हमें क्वेश्चन का उत्तर होगा सी वाला सही होगा। इसका मतलब बी, ए और सी गलत होगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है अष्टफलकी CONH3 की पावर 4 Br2Cl किस प्रकरण की समवायता प्रदर्शित करता है। केवल ज्यामिति, बी कह रहा है ज्यामिति एवं आयनन, सी कह रहा है ज्यामिति एवं प्रकाशिकी और डी कह रहा है प्रकाशिकी एवं आयनन। 13वें क्वेश्चन का उत्तर जो होगा बी सही होगा, ज्यामिति और आयनन। इस प्रकार ए गलत है, सी गलत है, डी गलत है। तो यह जो है कंपाउंड ज्यामिति एवं आयनन का समवायता प्रदर्शित करता है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है। तो अभिक्रिया 2A+B इक्वल टू 3C+D के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अभिक्रिया के वेग को अभिव्यक्त करता है। तो दिया है ए वाला -dA/2dt, बी दिया है -dC/3t और सी दिया है -dB/dt और डी दिया है -d/dt। तो इस प्रकार से इस 14वें क्वेश्चन का जो उत्तर होगा बी सही होगा। तो ए भी गलत है, सी भी गलत है
और डी भी गलत है। इस प्रकार अभिक्रिया की जो वेग होगा -dc/3dt। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 15वां। अभिकारक ए तथा बी के लिए अभिक्रिया का वेग 4 गुना घट जाता है। यदि बी की सांद्रता दुगुना की जाती है तो बी के सापेक्ष अभिक्रिया का क्रम होगा। तो ऑप्शन ए दिया है 2, ऑप्शन बी दिया है -2, ऑप्शन सी दिया है 1, ऑप्शन डी दिया है -1। तो देखिए डी नहीं होगा, सी नहीं होगा, ए नहीं होगा। इस प्रकार उत्तर बी सही होगा। तो इसमें अभिक्रिया का जो क्रम होगा -2 होगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 16वां क्वेश्चन है, किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया ए से बी के लिए 0.01 यम सांद्रण रहने पर अभिक्रिया की गति 2.0 × 10⁻⁻5 मोल प्रति कंसंट्रेशन इनवर्स है। इस अभिक्रिया की अर्ध आयु का मान बताइए। तो 30 सेकेंड, 220 सेकेंड, 300 सेकेंड, 347 सेकेंड है। तो हम कहेंगे ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा। इसका ऑप्शन डी सही होगा। तो इस 16वें क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है। तो इस प्रकार अभिक्रिया का जो आयु होगा 347 सेकेंड का होगा। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है, अभिक्रिया ए से बी प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। 0.8 मोल से 0.6 मोल बनने में 1 घंटे का समय लगता है। तो 0.9 मोल ए के इतने मोल से 0.675 मोल बी के बनने में कितना समय लगेगा। तो ए दिया है 1 घंटा, बी दिया है 0.5 घंटा, सी दिया है 0.25 घंटा, डी दिया है 2 घंटा। तो हम बता दें डी भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा। इसका ऑप्शन ए सही होगा। तो इस अभिक्रिया को पूर्ण होने में पूरा समय 1 घंटे का लगेगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किसी समान अभिक्रिया जो है इनवर्स अभिक्रिया है, दोनों तरफ होने वाला रिवर्सिबल अभिक्रिया है, ए टू बी या बी टू ए है, के अग्रगामी अभिक्रिया के लिए सक्रियण ऊर्जा का मान ये है। अधोगामी अभिक्रिया के लिए सक्रिय ऊर्जा का मान होगा। ये का मान कह रहा है ऋणात्मक होगा, हमेशा ये से कम होगा, ये से कम तथा अधिक दोनों हो सकता है। और डी कह रहा है हमेशा ये से 2 गुना होगा। तो यह 18वां क्वेश्चन है। 18वें क्वेश्चन का उत्तर जो होगा सी होगा। तो यह क्या कह रहा है कि ये कम तथा अधिक दोनों हो सकता है, यह उसके मान पर निर्भर करता है। अब हम देखेंगे 19 क्वेश्चन। 19वां क्वेश्चन कह रहा है कि 2a = b + c शून्य कोटि की अभिक्रिया होगी जब अभिक्रिया की गति ए के सांद्रण के वर्ग के समानुपाती होगा। चतुर्घात अभिक्रिया की गति ए के किसी भी सांद्रण के समान होगा। ऑप्शन सी कह रहा है कि बी तथा सी किसी सांद्रण पर प्रतिक्रिया का वेग समान होगा। डी कह रहा है अभिक्रिया की गति दुगुनी हो जाएगी जब बी के सांद्रण का दोगुना होगा। तो इसका उत्तर बी सही होगा। इस प्रकार इसका मतलब ए भी नहीं सही है, सी भी नहीं सही है, डी भी नहीं सही है। तो अभिक्रिया की गति ए के किसी भी सांद्रण पर समान होगा, क्योंकि शून्य कोटि की अभिक्रिया है तो यह किसी की सांद्रण पर निर्भर नहीं करती है। अब हम देखेंगे लास्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, एंजाइम किस प्रकार की अभिक्रिया की गति को बढ़ाता है? सक्रियण ऊर्जा कम करके, सक्रियण ऊर्जा बढ़ाकर, साम्य स्थिरांक बदलकर, एंजाइम तथा अभिकारक के बीच जटिल अयौगिक का निर्माण करते। ये क्या काम करता है? एंजाइम सक्रियण ऊर्जा को कम कर देता है। इस प्रकार ऑप्शन ए सही होगा, बी भी गलत होगा, सी भी गलत होगा, डी भी गलत होगा। तो एंजाइम क्या करता है कि
पदार्थ की सक्रियण ऊर्जा को या रासायनिक अभिक्रिया के जो सक्रियण ऊर्जा है उसको कम कर देता है, जिससे अभिक्रिया की गति बढ़ जाती है। बस आज के लिए यही प्यारे बच्चों। हम सोचते हैं कि आज का चैप्टर आप लोगों को आनंदित किया होगा। आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे, बोर्ड के पेपर में ऐसे ही प्रश्न मिलेंगे, इसलिए प्रैक्टिस भी ऐसे ही प्रश्नों को करना पड़ेगा। हालांकि इंटरमीडिएट में 5 से 6 ही प्रश्न आते हैं, लेकिन एक एक नंबर मायने रखता है, इसलिए जानकारी रखना जरूरी है। धन्यवाद। इसी के साथ हम आशा करते हैं कि आप हमारे चैनल को अच्छी प्रकार से देखेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और इस पर कमेंट लिखना नहीं भूलिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।